नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं अथर्व की अथैया का 5वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुने। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अगली सुबह होते ही घर की काम वाली बाई मीरा चाय लेकर के अथर्व के कमरे में आती है। कमरे में आते ही वह चाय का कप टेबल पर रख देती है। टेबल पर कप रखते ही मीरा अथर्व को पुकारते हुए उठती है। मीरा की आवाज़ सुनते ही अथर्व की आंख खुल जाती है। वह हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए उठ करके बैठने लगता है। सीलिंग पे लगा हुआ फैन धीरे धीरे चल रहा होता है। अथर्व धीरे से चाय के कप को देखते हुए उठने लगता है। तभी वह ध्यान देता है कि प्लेट में सिर्फ चाय का कप रखा हुआ है, उसके अलावा पूरी प्लेट खाली पड़ी हुई है। उस खाली प्लेट को देखते ही अथर्व धीरे से अपनी काम वाली बाई मीरा को देखते हुए कहता है, मीरा दी, आप यह प्लेट खाली क्यों लाई हो? काम वाली बाई कहती है अथर्व को देखते हुए। मतलब अथर्व काम वाली बाई से कहता है, मतलब मीरा दी, प्लेट में सिर्फ चाय है, आप कान्हा का मिल्क तो लाए ही नहीं हो। आप भूल गए हो क्या कि कान्हा भी इसी रूम में रहता है? जाइए मीरा दी और जा करके कान्हा के लिए मिल्क लेकर के आइए। अथर्व अभी घर की काम वाली बाई मीरा से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे दरवाजे पे खड़ी दादी माँ दिखाई देती हैं। दादी माँ मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रही होती हैं। तभी दादी माँ दरवाजे से रूम के अंदर कदम रखते हुए अथर्व से कहती हैं, किसके लिए अथर्व? क्या अथैया ने तुम्हें बताया नहीं? क्या दादी माँ, क्या नहीं बताया अथैया ने मुझे? यही कि वो अब हमारे साथ हमारे बीच में नहीं रहेगी। क्या? दादी माँ मुस्कुराते हुए, हाँ, वह तो कल रात को ही अपने बेटे कान्हा को लेकर के या घर छोड़ करके चली गई। बल्कि बेटा, मैंने तो उससे कहा भी था कि इतनी देर रात जाना ठीक नहीं है, सुबह होते ही चले जाना, मगर वह तो रात को ही घर छोड़ना चाहती थी। इतना समझाने के बावजूद भी उसने कान्हा का हाथ थामा और यहाँ से चली गई। अथर्व परेशान होते हुए, अरे मगर ऐसे कैसे वह जा सकती है, वह भी मुझे बिना बताए? वैसे भी इस घर में तो वह सिर्फ अपने बेटे के लिए थी, फिर क्यों वह यहाँ से चली गई? अरे उसे कम से कम मुझसे इस बारे में बात तो करनी चाहिए थी। वह मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है? दादी माँ अथर्व पे गुस्सा होते हुए, अथर्व, वह कोई तुम्हारी बीबी नहीं थी जो कि तुम्हारे हिसाब से उठेगी और बैठेगी। अरे उसका एक बच्चा है जो तुम्हारे साथ हद से ज्यादा क्लोज था। जरा सोचो कि तुम उसकी माँ की जगह किस तरह से लिए जा रहे थे। हो सकता है कि वह इस वजह से चली गई हो। अथर्व अपनी दादी माँ को देखते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादी माँ इतराते हुए अथर्व से, नहीं है तो फिर तो पक्का उसे लग रहा होगा कि वह अगर इसी तरह से तुम्हारे साथ रहेगी तो कभी ना कभी वह तुम्हारी ओर जरूर खींचेगी। बस इसी डर से वह चली गई होगी। अथर्व दादी माँ पे गुस्सा होते हुए, दादी माँ, यह कैसी बातें कर रही हैं आप मेरी मदद करने की जगह या फालतू की बातें किए जा रही हो। इतना बोलते ही अथर्व जल्दी से घर की चप्पल अपने पैरों में पहनता है और दौड़ते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं रूम में खड़ी दादी माँ हल्की मुस्कान के साथ खुश होने लगती हैं। अथैया को इस घर से चला जाना तो दादी माँ को बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है, मगर उसके जाने से वह बेहद खुश हैं। वही अथर्व दौड़ते हुए नीचे बंगले के हाल में आ पहुंचता है। नीचे हाल से आते हुए वह देखता है कि उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर नैना और मैना के लिए नाश्ता लगा रही होती हैं। नैना और मैना वही कुर्सी पर बैठ करके नाश्ता कर रही होती हैं। अथर्व अपनी माँ को देखते ही वह उसके पास आता है और लंबी सांस लेते हुए उससे कहता है, माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अथैया घर छोड़ करके चली गई है? यह सब हुआ कब? क्या आप भी उस समय वहीं मौजूद थी? तभी अथर्व की माँ वसुधा उसे देखते हुए इशारे से जवाब देती हैं। इसका मतलब उसकी माँ वसुधा भी उस समय नीचे हाल में मौजूद थी। अपनी माँ को सिर हिलाते हुए देख करके अथर्व तुरंत अपनी माँ से कहने लगता है, माँ, अगर आप भी उस समय वहां मौजूद थी तो फिर आपने अथैया को रोका क्यों नहीं? आप जानती हैं ना कि उसके पति के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। यह घर उसका इकलौता ठिकाना था और आज आप लोगों ने उससे यह ठिकाना भी छीन लिया। वसुधा अथर्व को समझाते हुए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा मुझे बीच में कुछ बोलने देते? नहीं अथर्व, नहीं। मैं क्या
कोई भी उनके सामने नहीं बोल सकता। वह खुद अपनी मर्जी से जाना चाहती थी, उसे कैसे रोकती? तुम्हारे पापा ने कहा कि जब अथैया खुद इस घर से जाना चाहती है तो फिर हम सब कौन होते हैं उसे रोकने वाले, इसलिए मैंने भी उसे नहीं रोका। अथर्व अपनी माँ की ओर देखते हुए, आप लोग नहीं रोक सकते कोई बात नहीं, मगर मैं उसे जरूर रोकूंगा। अथैया इस घर में रहेगी अपने बेटे कान्हा के लिए, उसे कोई जरूरत नहीं है आप सब लोगों की। अपनी माँ वसुधा की बातें सुन करके अथर्व समझ जाता है कि अथैया को जरूर उसके पिता ने ही कुछ कहा होगा। यह समझते ही अथर्व दीवार पे लगे अपने पिता शिवराज की तस्वीर को गुस्से से देखने लगता है और बिना आगे कुछ कहे वह सीधे बंगले से बाहर निकल जाता है। तभी नैना और मैना मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी नैना अपनी माँ वसुधा की ओर देखती है। वसुधा उदास होते हुए अपने बेटे अथर्व को बंगले से बाहर जाते हुए देख रही होती है। यह देखते ही नैना तुरंत अपनी माँ वसुधा की कलाई पकड़ते हुए कहने लगती है। नैना अपनी माँ की ओर देखते हुए, माँ अच्छी बात है कि वह लड़की हमारे घर से चली गई, हमारे शरीर से जोंक की तरह चिपकी हुई थी। बाहर आते ही अथर्व जोर जोर से अथैया का नाम पुकारने लगता है। बाहर बेहद तेज धूप खिली हुई थी, हर तरफ तपती हुई धरती दिख रही होती है। अथर्व उसका नाम पुकारते हुए आगे की ओर जा करके उसे ढूंढने लगता है। अथर्व को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अथैया ने उसे बताया क्यों नहीं कि वह घर छोड़ करके जाने वाली है। अथर्व यह सोचते हुए बंगले की बाउंड्री से बाहर निकल आता है। तभी अथर्व फिर एक बार अथैया का नाम जोर से पुकारता है, अथैया, अथैया कहाँ हो अथैया। अथर्व भरी धूप में अथैया को यहाँ से वहाँ ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक से अथर्व को याद है कि जिस जगह अथैया रहती थी क्यों ना एक बार वहां जाकर के भी चेक कर लिया जाए। यह याद आते ही अथर्व दोबारा से अपने बंगले की ओर मुड़ता है और दौड़ते हुए अपने बंगले की ओर चला जाता है। बंगले के पास पहुंचते ही वह उसके अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में अथर्व फिर एक बार बंगले से बाहर निकल करके आता है। बंगले के बगीचे के पास एक कार खड़ी हुई होती है। उस कार को देखते हुए अथर्व उसके पास चल करके आता है। उसके पास आते ही तुरंत अथर्व कार का दरवाजा खोलता है और उस कार में बैठ जाता है। कार में बैठते ही अथर्व के दिमाग में अथैया का वह घर दिखाई देने लगता है जिस घर को वह छोड़ करके आई थे। अथर्व तुरंत अपनी कार स्टार्ट करता है और अथैया के घर की ओर चला जाता है। इधर एक बड़े से पार्क के बाहर टेलीफोन बूथ में अथैया दिखाई दे रही होती है। अथैया बूथ के अंदर किसी शख्स से बात कर रही होती है। वहीं इधर बाहर कान्हा एक बेंच पर बैठा हुआ होता है। तभी कान्हा अपनी माँ अथैया को देखता है। उसकी माँ अथैया टेलीफोन बूथ में किसी अनजान शख्स से बात करके उसके पास आ रही होती है। कान्हा अपनी माँ अथैया को देखे जा रहा होता है। तभी अथैया मुस्कुराते हुए कान्हा के पास आकर के पहुंचती है और अपनी माँ को अपने पास बैठते हुए देख करके कान्हा तुरंत उससे कहने लगता है। कान्हा मासूमियत से माँ से सवाल करता है, मम्मा हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपने घर कब जाएंगे, बोलिए ना मम्मा। अथैया मुस्कुराते हुए सिर पे हाथ फेरती है। हाँ बच्चा, बहुत जल्द ही हम अपने घर जाएंगे, मगर अभी यहाँ किसी काम से आए हैं। जब वह काम पूरा हो जाएगा तो हम दोनों अपने घर वापस चलेंगे। कान्हा उदास होते हुए, मम्मा आपका काम कब पूरा होगा, देखो ना मुझे भूख भी लगने लगी है। अथैया सिर पे हाथ फेरते हुए, कान्हा बच्चा मम्मा को थोड़ा सा समय और दे दो, बस कुछ समय और, फिर आप और मैं हम दोनों अपने घर चलेंगे, ठीक है। इधर कैमरामैन जो कई दिनों से अम्मा के कहे अनुसार उसकी बेटी अथैया पे नजर रखे हुए था, वह फिर कई दिनों के बाद आज फिर से अम्मा के घर में दिखाई दे रहा होता है। अम्मा जी अपने हाथ में चाबी का छल्ला लिए धीरे धीरे उसे घुमा रही होती हैं। कैमरामैन चुपचाप अम्मा जी के पास आता है और पैर छू करके उसका आशीर्वाद लेने लगता है। अम्मा जी भी मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगती हैं। अम्मा जी कैमरामैन को आशीर्वाद देते हुए, और बताओ भैया जी आज कैसे टपक पड़े, का खबर लाए हो आज तुम। कैमरामैन अम्मा को देखते हुए, यही खबर लाए हैं कि अम्मा जी कि उस परिवार ने अपनी असलियत दिखा दी है, दिखा ही दिया कि अमीर अमीर ही होता है और गरीब गरीब ही होता है। अम्मा जी उस कैमरामैन से कहती हैं, किसकी बात कर रहे हो तुम, हम कुछ समझे नहीं, ठीक से समझाओगे हमें। कैमरामैन अम्मा जी को समझाते हुए, अम्मा जी उन जरूरतमंदों ने आपकी बेटी अथैया को घर से बाहर निकाल दिया है। हमें तो लग रहा है कि वह लोग आपके नाती और आपकी बेटी अथैया का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं,
इसलिए तो उस छोटे से बच्चे को भी आधी रात में उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। अम्मा जी अब क्या करोगी तुम? यह सुनते ही अथर्व के परिवार ने अथैया को घर से बाहर निकाल दिया। वह तुरंत अपने झूले से उतर जाती हैं। वह झूले से उतरते ही उस कैमरामैन से कहने लगती हैं, अब हम जो करेंगे वह तो इन अमीरजादों के होश उड़ा देगा। देखना शाम तक क्या बवाल होता है इन अमीरजादों के घर। हम उस घर की पूंजी तो अथैया को बना करके रहेंगे। कैमरामैन अम्मा जी को देखते हुए, कैसे बनाएंगी आप उसे शिवराज के परिवार की बहू? अम्मा जी कैमरामैन को देखते हुए, बस देखते जाओ क्या करते हैं। अब हम बहुत कर ली इन लोगों ने अपनी मनमर्जी। अब वह लोग, अब वो होगा जो हम चाहते हैं। इधर अथर्व ढूंढते हुए आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है जहां पर अथैया अपने बेटे को लेकर के बैठी हुई होती है। अथैया अपने बेटे कान्हा का हाथ थामे हुए कहीं चली जा रही होती है। अथैया को इस तरह से कहीं जाता हुआ देख करके अथर्व तुरंत आवाज लगा करके उसे पुकारने लगता है। आवाज सुनते ही अथैया और कान्हा पलट करके तुरंत अथर्व की ओर देखते हुए, कान्हा की नजर जैसे ही अथर्व पे पड़ती है वह तुरंत आवाज लगा करके अपनी माँ अथैया का हाथ छोड़ देता है। हाथ छोड़ते साथ ही कान्हा दौड़ते हुए अथर्व के पास आकर के खड़ा हो जाता है। अथर्व मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। तभी कान्हा तुरंत अथर्व की कमर पकड़ करके उससे लिपट जाता है। यह देखते ही अथर्व तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। तभी कान्हा उसकी ओर देखते हुए कहने लगता है, अथर्व आप यहाँ क्या कर रहे हो? अथर्व तुरंत घुटने के बल बैठते हुए, मैं यहाँ तुम दोनों को लेने के लिए आया हूँ। सुबह से घूम रहे हो तुम दोनों, अब तो चलते चलते थक गए होगे ना तुम दोनों, तो क्या अब घर चलें? कान्हा मुस्कुराते हुए, हाँ जल्दी चलो, वैसे भी बहुत भूख लगी है मुझे। अथर्व कान्हा से पूछते हुए, क्या तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? कान्हा अथर्व की ओर देखते हुए, नहीं अथर्व, मम्मा मुझे सोते में ही उठा करके ले गई थी। जब नींद खुली तब मैं यहाँ आ गया था और तभी से मुझे भूख लग रही थी। मम्मा कह रही थी कि वह मुझे कुछ खिलाएंगी, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया। इतने में ही अथर्व अथैया को अपने पास आता हुआ देखता है। अथैया चलते हुए अथर्व के पास आ पहुँचती है। अथर्व के पास आते ही अथैया तुरंत अपने बेटे कान्हा की कलाई पकड़ने लगती है। तभी कान्हा अथैया से अपने हाथ दूर करता है और तुरंत अथर्व से लिपट जाता है। यह देखते ही अथैया समझ जाती है कि कान्हा अब अथर्व को अपने जीवन का हिस्सा मानने लगा है। तभी अथर्व अथैया की ओर देखते हुए खड़ा होकर के अथैया से कहने लगता है, अथर्व अथैया की ओर देखते हुए, अथैया प्लीज घर चलो, देखो शाम हो चली है। मुझे पता है कि तुम मेरे परिवार से खफा हो, मगर इसमें कान्हा की क्या गलती है? उसे क्यों भूखा रखा तुमने? अगर ऐसे भूखे रहने से उसे कुछ हो जाता तो प्लीज उसके साथ गलत मत करो, चलो घर चलो। कान्हा को भूख तो लग रही है, अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अथैया प्लीज घर चलो ना। अथैया अथर्व को समझाते हुए, नहीं अथर्व, अब मैं तुम्हारी जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी वजह से आज तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। तुम्हारा परिवार वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं करता था और अब मेरे आने से तो तुम्हारी और भी बुराई हो गई है उन लोगों से। इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारी और बुराई हो अपने परिवार में। अथर्व तुरंत कान्हा की ओर देखते हुए, तुम नहीं आ सकती हो, मगर तुम्हारा बेटा तो मेरे साथ चल सकता है ना, क्योंकि मैंने उसकी सारी जिम्मेदारी जो ले रखी है। पेपर पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब तक वह 20 साल का नहीं हो जाता है तब तक वह मेरे अंडर ही रहेगा। यह सुनते ही अथैया अथर्व की ओर देखने लगती है। तभी अथैया को याद आता है कि उसने अपने बेटे की सारी जिम्मेदारी खुद अथर्व को सौंपी है। यह याद आते ही अथैया के कदम पीछे की ओर होने लगते हैं। तभी अथर्व कान्हा के तरफ हाथ करता है। अथर्व की हथेली को देखते ही कान्हा तुरंत उसकी हथेली को पकड़ लेता है। तभी अथर्व अथैया की ओर देखते हुए कहने लगता है, अथर्व अथैया को एक बार फिर समझाते हुए, अथैया अभी भी वक्त है, प्लीज घर चलो, आखिर कब तक तुम यूं ही बाहर रहोगी? वह देखता है कि अथैया उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही है। यह देखते ही अथर्व तुरंत कान्हा को लेकर के अपनी कार की तरफ चल पड़ता है। ना जाने क्यों मगर कान्हा उसके साथ
चल करके बेहद खुशी महसूस कर रहा होता है। वह उछलते कूदते हुए अथर्व के साथ चला जा रहा होता है। अथैया दूर खड़ी एकटक अथर्व और कान्हा को देखे जा रही होती है। तभी अथर्व चलते चलते अपनी कार के पास आ पहुंचता है। कार के पास आते ही अथर्व कार का दरवाजा खोलता है और कान्हा को अंदर बैठने को इशारा करता है। कान्हा तुरंत मुस्कुराते हुए कार के अंदर जा करके बैठ जाता है। तभी अथर्व दूसरी ओर से जा करके कार में बैठ जाता है। यह सब दूर खड़ी अथैया देख रही होती है। इधर शिवराज के बंगले के बाहर शाम होते ही मीडिया वालों का हुजूम उमड़ उठता है। भोपाल शहर के सभी छोटे बड़े न्यूज चैनल्स वाले शिवराज के घर के बाहर आ पहुंचते हैं। वह सभी शिवराज के घर की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। बाहर इतने बड़े हुजूम को देख करके गार्ड्स तुरंत बंगले के मेन गेट को बंद कर देते हैं। इधर बंगले के अंदर शिवराज घबराते हुए अपने परिवार को देखे जा रहा होता है। हाल में पूरा परिवार एक दूसरे को देखे जा रहा होता है। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह सब हो क्या रहा है। तभी शिवराज देखता है कि उसकी सेक्रेटरी मोना दरवाजे से अंदर आ रही है। मोना अंदर आते ही दरवाजे को बंद कर देती है और शिवराज की ओर देखने लगती है। मोना के शिवराज का पूरा परिवार घूरते हुए देखने लगता है। शिवराज अपनी सेक्रेटरी मोना को देखते ही तुरंत उससे कहने लगता है, मोना यह सब क्या हो रहा है? आखिर यह सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? आखिर ऐसा क्या हो गया जो यह सब यहाँ चले आए हैं? सेक्रेटरी मीना परिवार वालों और शिवराज को देखते हुए, किसी ने मीडिया वालों को यह खबर दी है कि आपके बेटे और उस अथैया ने आपस में शादी कर ली है। आज आप उसकी शादी का अनाउंस करने वाले हैं। और तो और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आपने ही बुलाया है यह बताने के लिए कि शादी को इतने दिनों तक क्यों हाइड करके रखा गया। इसके अलावा आज आप कॉन्फ्रेंस में यह भी बताएंगे कि आपने इस रिश्ते को कैसे एक्सेप्ट किया। शिवराज गुस्सा होते हुए सेक्रेटरी से, अरे ऐसा हुआ कब है? वह लड़की तो हमारा घर छोड़ करके कल रात ही अपने बेटे को लेकर के चली गई है, तो फिर उसने शादी कब कर ली? कौन फैला रहा है यह झूठी खबरें? किसने बताई यह झूठी बातें उन मीडिया वालों को? सेक्रेटरी मोना शिवराज की ओर देखते हुए, रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि यह सब उन्हें उनके गुप्त सूत्रों से पता चला है। उनका कहना है कि आपने खुद इन सभी मीडिया वालों को बुलाया है। शिवराज गुस्से से मोना को देखते हुए, कौन है यह गुप्त सूत्र जो हमेशा गुप्त ही रहते हैं? इन लोगों को तो अब मैं जा करके समझाऊंगा कि किसी को परेशान करने का क्या अंजाम होता है। अरे समझ क्या रखा है इन रिपोर्टर्स ने हमें? जब मन किया तभी मुंह उठा करके चले आते हैं। इन रिपोर्टर्स को तो आज ही समझाना पड़ेगा। तभी शिवराज गुस्से में चलते हुए हाल से बाहर की ओर चल पड़ता है। इधर नैना और मैना एक दूसरे को देखे जा रही होती हैं। वहीं वसुधा घबराते हुए अपनी माँ सरस्वती को देखने लगती है। सरस्वती भी अपने बेटे शिवराज के गुस्से को देख ही रहा होता है। शिवराज चलते हुए बंगले के दरवाजे के पास आ पहुँचता है। दरवाजे के पास आते ही शिवराज गुस्से से दरवाजे को खोलता है। अभी शिवराज ने दरवाजा खोलना शुरू ही किया था कि तभी पीछे से उसे सेक्रेटरी मोना की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनते ही शिवराज तुरंत मुड़ते हुए मोना को देखने लगता है। तभी मोना दौड़ते हुए उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, सर यह क्या करने जा रहे हैं आप? शिवराज गुस्सा होते हुए, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि क्या करने जा रहा हूँ? इन सभी मीडिया वालों को बताने जा रहा हूँ कि हमारा पीछा करना छोड़ दें। अरे आखिर कब तक यह लोग इस तरह से हमारे पीछे पड़े रहेंगे? अरे हमारी कोई जिंदगी है भी कि नहीं? सेक्रेटरी मोना शिवराज को समझाते हुए, सर सुनिए सर, मुझे सब दिख रहा है कि आप बेहद परेशान हो चुके हैं इस मीडिया से, मगर सर आज यह मीडिया आपके घर खुशखबरी लेकर के आई है। शिवराज रुकते हुए, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? सेक्रेटरी मोना शिवराज का फोन दिखाते हुए, शिवराज सर यह देखिए आपके बेटे का वीडियो अब उस नजर से नहीं देखा जा रहा है, बल्कि आपको हीरो समझ करके वीडियो देखा जा रहा है। लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं सर, क्योंकि आपने इतना बड़ा कदम जो उठाया है। आपने एक विधवा औरत और उसके बेटे की जिंदगी बनाई है। आपने उसकी शादी किसी और से ना करने की वजह अपने ही बेटे अथर्व से करवाई है, ताकि उसे विधवा औरत को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इतना ही नहीं बल्कि कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि आप मसीहा हैं। आपने एक बेटे के सिर पर पिता का साया जो दिया है। तभी शिवराज का ध्यान मोना के फोन पे जाता है। वह देखता है कि ट्रेडिंग में
उसकी कई वीडियोज डली हुई हैं। उन सभी वीडियोज में शिवराज की छवि उभरती हुई दिखाई दे रही है। वीडियोज पर लाखों की संख्या में लाइक और शेयर किए जा रहे हैं। यह देखते ही शिवराज को बड़ा अजीब सा लगने लगता है। तभी शिवराज अपने परिवार की ओर देखता है और फिर पलटते हुए मोना से कहता है, क्या मगर यह सब तो झूठ है। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसे जी रहा है। मैं उसकी शादी अपने बेटे से क्यों करवाऊंगा भला। उल्टा मैं तो वह हूँ जो उस लड़की को इस घर में देख नहीं सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वह इस घर में रहे। सेक्रेटरी मोना शिवराज को समझाते हुए, यह बात तो आप जानते हैं कि आप उस लड़की से कितनी नफरत करते हैं। मीडिया तो नहीं जानती है ना सर। जरा सोचिए सर, आपकी नैया कैसे डूबे जा रही थी। आज आपका फिर से जो नाम बना है ना, वह सिर्फ अथर्व और अथैया की झूठी शादी की अफवाहों से बना है। क्या आप सच बता करके इस नाम को बेगाना करना चाहते हैं। अभी सेक्रेटरी मोना शिवराज को समझा ही रही होती है कि तभी मोना के फोन पर किसी का कॉल आता है। तभी मोना तुरंत फोन उठा करके बात करने लगती है। मोना की बातों को सुन करके ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वह किसी न्यूज चैनल से बात कर रही हो। कुछ देर बात करने के बाद मोना मुड़ते हुए शिवराज की ओर देखती है और कहती है, सेक्रेटरी मोना शिवराज को समझाते हुए, बोलिए सर, आपने क्या फैसला किया है। अथर्व और अथैया शादी वाली अफवाह को आप झूठ बताएंगे या सच। अगर इसे झूठ और अफवाह कहेंगे तो लोग जैसा आपको पहले मानते थे वह आगे भी वैसा ही मानते रहेंगे। अगर आपने इस अफवाह को सच बताया तो आपकी पर्सनालिटी और भी ज्यादा उभर जाएगी। शिवराज सेक्रेटरी मोना से पूछते हुए, कैसे। सेक्रेटरी मोना शिवराज से पूछते हुए, शिवराज सर, आप जानते हैं अभी मुझे किसका कॉल आया था। वह मित्तल नौवे जी थे। विदिशा शहर के जाने माने बिजनेसमैन है। वह जानते हैं उन्होंने मुझे क्यों कॉल किया था। शिवराज सोचते हुए, क्यों। सेक्रेटरी मोना शिवराज को समझाते हुए, मित्तल जी आपके साथ काम करना चाहते, वो आपकी कंपनी को उनका आने वाला नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। उन्होंने आज ही आपके बेटे की वीडियोज को देखा है। अब बोलिए सर, अफवाह को सच बताएंगे या झूठ। तभी शिवराज बिना कुछ कहे अपने कदम बंगले से बाहर रख देता है। यह देखते ही शिवराज की मां सरस्वती उसे रोकने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती हैं। शिवराज बाहर खड़ी मीडिया के हुजूम की तरफ बढ़ चले जा रहा होता है। नैना और मैना यह देखते ही दरवाजे के पास दौड़ते हुए आते हैं। दरवाजे पे आते ही वह दूर से ही अपने पिता रिपोर्टर शिवराज को देखते ही पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे मिस्टर शिवराज। क्या हमने जो कुछ भी सुना है वह सच है। शिवराज तुरंत हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने जो कुछ भी सुना है वह सच है। हमने अथैया से अपने बेटे अथर्व की शादी करवा दी है। बेचारी विंडो थी, हमसे रहा नहीं गया। आखिर उनकी भी तो जिंदगी है, उसकी भी तो ख्वाहिशें होंगी। विधवाओं को भी तो जीने का हक है। तो बस इसलिए हमने उसकी शादी अपने बेटे से करवा दी। शिवराज रिपोर्टर से बातचीत करते हुए, इसका मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि आपने उन दोनों को अपने दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। शिवराज मुस्कुराते हुए मीडिया वालों को बताते हुए, जी हाँ, मैं ही नहीं बल्कि पूरे परिवार ने उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है। अरे मेरी माँ सरस्वती जी तो हमेशा दोनों की जोड़ी की ही बात करती रहती थी। कहती हैं कि दोनों एक साथ ऐसे लगते हैं कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। दूसरा रिपोर्टर्स पूरे परिवार को देखते हुए, अच्छा, अगर आप सब ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर वह दोनों दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर वह दोनों कहाँ हैं। बुलाइए तो जरा उन्हें। हम उन दोनों से भी उनके रिश्ते के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तीसरा रिपोर्टर शिवराज को देखते हुए, इसके अलावा मिस्टर शिवराज, हम यह भी जानना चाहते हैं कि इस घर में आने के बाद उनकी जिंदगी में आखिर क्या क्या बदलाव आए हैं। क्या उनकी मुरझाई हुई जिंदगी में कोई खुशी के पल आए या उनकी जिंदगी पहले ही जैसी है। चौथा रिपोर्टर माइक शिवराज के सामने करते हुए, अच्छा मिस्टर शिवराज, अगर आप इतना खुश हैं तो फिर आपने इन दोनों की शादी को हम रिपोर्टर्स से क्यों छुपाया। बीच बीच में आपके बेटे और बहू की वीडियो ट्रेंडिंग पे आने के बावजूद भी आपने हमें क्यों नहीं बताया। इसके अलावा इस शादी को आपने धूमधाम से सेलिब्रेट क्यों नहीं किया। सभी रिपोर्टर्स को देखते हुए, देखिए, रिपोर्टर्स से छिपाने की असल वजह यह थी कि हमारा बेटा अथर्व किसी भी तरह का कोई भी फेम नहीं पाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि अथैया का नाम हर जगह उछाला जाए। अथैया एक विधवा है, इसलिए अथर्व को शक था कि आप लोग उसका मजाक बनाएंगे, जो कि आप लोगों ने बनाया भी। बिना सोचे समझे
आपने हमारे और उस बेचारी के चरित्र को बार बार तार तार किया है। यह सुनते ही सभी की नजरें नीचे झुकने लगती हैं। उन सभी रिपोर्टर्स को लगने लगता है कि उन्होंने अथैया के चरित्र को उछाल करके बहुत गलत किया है। तभी उन सभी की नजरें देख करके शिवराज मुस्कुराते हुए उन रिपोर्टर्स से कहने लगता है, शिवराज मुस्कुराते हुए सभी रिपोर्टर्स से, लाख कोशिशों के बावजूद भी आज देखिए अथैया के बारे में आप सब लोगों को पता चल ही गया। हमने उसे एक्सेप्ट किया है, मगर हम नहीं चाहते कि लोग हमारी बातें करें, लोग बार बार उस बेचारी जख्मों पर नमक छिड़कें। इसलिए प्लीज अब उन दोनों की झूठी खबरें ना चापें। उस बेचारी लड़की को इस परिवार के साथ खुशी से जीने दें। बाकी बात वह इस घर में आकर के खुश है कि नहीं, उसके आने के बाद आप लोग खुद पूछ लीजिएगा। पांचवा रिपोर्टर शिवराज से कहते हुए, वह कहाँ गए हुए हैं, क्या आप हम लोगों को कुछ बता सकते हैं? यह सुनते ही शिवराज उन सभी रिपोर्टर्स की ओर देखते हुए उनके सामने हाथ जोड़ लेता है। पीछे खड़ी सरस्वती और वसुधा उन सभी रिपोर्टर्स के हुजूम को देख रही होती हैं। वहीं दरवाजे पे खड़ी नैना और मैना को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यह सब हो क्या रहा है। वह अपने पिता और उन सभी रिपोर्टर्स के चेहरों को देखे जा रही होती है। शिवराज हाथ जोड़ते हुए उन सभी रिपोर्टर्स को देखते हुए कहने लगता है, शिवराज मुस्कुराते हुए रिपोर्टर से, चलिए आज के लिए बहुत बात कर ली हमने, अब बाकी बातें आप मेरे बेटे और बहू से कर लीजिएगा जब वह आ जाएं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, इसलिए प्लीज अब हमारे परिवार के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत दिखाइएगा। इतना बोलते ही शिवराज तुरंत पलट करके गार्ड से मेन गेट बंद करने के लिए कह देता है। गार्ड शिवराज की बात सुनते ही गेट को बंद कर रिपोर्टर्स को बाहर जाने का आग्रह करने लगता है। रिपोर्टर्स भी गार्ड्स की बात सुनते ही गेट से पीछे हटने लगते हैं। शिवराज अपने परिवार के साथ बंगले के अंदर चला जाता है। नैना और मैना अभी भी दरवाजे पे खड़े रह करके उन रिपोर्टर्स को देखे जा रही होती हैं। कुछ ही देर बाद नैना और मैना भी बंगले के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे रिपोर्टर्स का हुजूम बंगले के पास से हटने लगता है। गार्ड्स फोन करके शिवराज को बता देते हैं कि अब कोई भी रिपोर्टर्स बाहर मौजूद नहीं है। इधर रात होते ही न्यूज वालों के फोन की बात पूरे परिवार पर टूट पड़ती है। कॉल कभी शिवराज के फोन पर तो कभी सरस्वती के फोन पर आ रहे होते हैं, कभी नैना के फोन पर तो कभी मैना के फोन पर कॉल आ रहा होता है। शिवराज अपने फोन पर इतने सारे कॉल देख करके बेहद खुश हो रहा होता है। वह अभी बैठा बैठा कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। शिवराज तुरंत कॉल उठाता है। कॉल उठाते ही उसे पता चलता है कि यह कॉल भी किसी न्यूज चैनल की तरफ से आई है। तभी वह न्यूज चैनल वाले शिवराज से कहने लगता है। शिवराज से फोन पे बात करते हुए मीडिया वालों ने कहा, दरअसल मिस्टर शिवराज, आपका बेटा है और आपकी बहू आज दोपहर से ही हर प्लेटफार्म पर बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। यह बात तो आप भी जानते हैं। सर, हम चाहते हैं कि उन दोनों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे चैनल टीवी मध्य पे दिखाया जाए। क्या आप अपने बेटे का इंटरव्यू हमारे चैनल टीवी मध्य पे दिखाना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए आप जो भी रकम देने को कहेंगे वह हमारा चैनल आपको देने के लिए तैयार रहेगा। शिवराज अभी टीवी मध्य की बातों का जवाब देने वाला ही होता है कि तभी उसके टेलीफोन पर किसी का कॉल आने लगता है। वह टेलीफोन को देखते ही मध्य टीवी वालों को कुछ देर रुकने का वेट करने को कहने लगता है। यह बोलते ही शिवराज तुरंत टेलीफोन को अपने कान पर लगा लेता है। मीडिया टीवी चैनल शिवराज से बात करते हुए, हेलो सर, मैं मीडिया टीवी प्लस से बात कर रहा हूं। क्या हमारा न्यूज चैनल मीडिया प्लस आपके बेटे और आपकी बहू के साथ इंटरव्यू ले सकता है? देखिए, इस इंटरव्यू के लिए आप जितनी रकम चाहते हैं उतनी रकम मीडिया प्लस आपको देने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि आपको पहला इंटरव्यू हमारे चैनल के साथ ही करना होगा। शिवराज मीडिया वालों से बात करते हुए, जी देखिए, इंटरव्यू तो होना ही है, मगर थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, मैं सोच करके बताता हूँ। इतना बोलते ही शिवराज कॉल कट कर देता है। कॉल कटते ही शिवराज के चेहरे पर खुशियां दिखाई देने लगती हैं। शिवराज मुस्कुराते हुए पैसों और आने वाले फ्यूचर के सपने देखने लगता है। वह मुस्कुराते हुए खुद को पैसों की सेज पर देखने लगता है। शिवराज अपने कमरे में यहाँ से वहाँ हाथ पीछे करके घूम रहा होता है। वह यहाँ से वहाँ
चलते हुए अथर्व और अथैया के बारे में सोच रहा होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसे ज़्यादा कुछ करे बगैर ही आज मुनाफा हो रहा है। यह खुशी शिवराज के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही होती है, मगर उसे डर यह लग रहा होता है कि कहीं उसका बेटा अथर्व मीडिया वालों को यह ना बता दे कि उसका और अथैया का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर यह बात मीडिया को पता चलेगी तो आज शाम बना बनाया हुआ नाम आज रात ही बदनाम हो जाएगा। यह सोच सोच करके शिवराज खिड़की से नीचे मेन गेट की ओर देखे जा रहा होता है। वह अभी खिड़की से नीचे मेन गेट की ओर देख ही रहा होता है कि तभी कमरे के भीतर वसुधा आ पहुंचती है। वसुधा अंदर आते ही अपने पति शिवराज की ओर देखने लगती है। शिवराज का पूरा ध्यान अभी भी मेन गेट की ओर ही होता है, क्योंकि उसे इतना भी पता नहीं चला कि अभी अभी वसुधा कमरे के अंदर कदम रखा है। वसुधा इस बात को अच्छे से जानती है कि उसका पति शिवराज बेहद ही लालची किस्म का व्यक्ति है और वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वह समझ जाती है कि उसका पति शिवराज के मन में अभी क्या चल रहा है, मगर वह फिर भी अपने पति शिवराज से कुछ भी नहीं पूछती और सीधे अपने पलंग पे आकर के लेट जाती है। इधर नैना और मैना पलंग पे लेटी हुई एक दूसरे को देखे जा रही होती हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके पिता ने आखिर क्यों मीडिया के सामने अथैया को अपनी बहू एक्सेप्ट किया है। वह इस बात को अच्छे से जानती है कि अथैया और अथर्व को आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है, बल्कि यह रिश्ता तो मीडिया वालों ने खड़ा किया हुआ है। दोनों बहनें एक दूसरे को अभी देख ही रही होती हैं कि तभी उनके रूम में दादी माँ चल करके आती हैं। दादी माँ बड़ी ही उखड़ी हुई लग रही होती हैं। तभी दादी माँ को अंदर आता देख करके वह दोनों बहनें उठ करके खड़ी हो जाती हैं। तभी दादी उन दोनों बहनों से कहने लगती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारे पिता शिवराज के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने आखिर उन मीडिया वालों के सामने अथैया को अपनी बहू क्यों बताया। उस गरीब सी लड़की को उसने इस घर की बहू बता दिया। अब मैं किट्टी पार्टी में कैसे जाया करूंगी, उन लोगों के बीच में अब मैं कैसे खड़ी रहूंगी। अरे दादी माँ, आप किट्टी पार्टी की सोच रही हैं, यहाँ तो मेरा बाहर जाना भी कैंसिल हो जाएगा। अरे सोचिए जरा, मुझे कितनी शर्म आएगी उस औरत को अपनी बहू बताने में। अरे नहीं, मैं उस औरत को अपनी भाभी नहीं मान सकती, कभी नहीं। मैना नैना से कहते हुए, क्या बकवास कर रही हो तुम, वह और मेरी भाभी कभी नहीं। वह तो यह खबर उन मीडिया वालों ने उड़ाई है, सच तो दूर दूर तक नहीं है इस बात में। दादी माँ नैना और मैना से, मगर फिर भी उस शिवराज ने उस औरत को हमारे घर की बहू तो बता दिया ना। समझ में नहीं आ रहा है कि शिवराज आखिर चाहता क्या है, क्यों हम सबकी इंसल्ट करवाना चाहता है। अरे अपना नहीं तो कम से कम हम तीनों के बारे में तो सोच लेता। आखिरकार अथर्व अथैया को मनाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि अथैया भी अब अथर्व के साथ दिखाई दे रही होती है। कार के ड्राइविंग सीट पर अथर्व, उसके बगल में कान्हा और पीछे वाली सीट पर अथैया दिखाई दे रहे होते हैं। अथर्व मुस्कुराते हुए कान्हा के साथ हाल ही में हिट हुआ सॉन्ग बचपन का प्यार गा रहा होता है। कान्हा भी अथर्व के साथ सुर में सुर मिला रहा होता है। वहीं पीछे बैठी अथैया कार से बाहर देखे जा रही होती है। इतने में ही अथैया धीरे से अथर्व की ओर देखने लगती है। अथर्व बहुत खुश होते हुए कान्हा के साथ गीत गा रहा होता है। तभी अथैया उससे कहने लगती है, अथर्व एक बार और सोच लो, हमारे वहां पहुंचने से तुम्हारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी हम दोनों की वजह से कहीं बर्बाद ना हो जाए। मतलब तुम्हें यह विश्वास है कि तुम अगर मेरे घर आओगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ अथैया, तुमने यह घर किस वजह से छोड़ा था? मेरी वजह से ना अथैया। जरूरी नहीं कि हम हर बार सिर्फ अपने बारे में ही सोचें। आज मैं पहली बार किसी के बारे में सोच रहा हूँ, कान्हा के बारे में सोच रहा हूँ। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है, अब मैं उसकी जिंदगी को आबाद करूँगा। अथैया अथर्व की ओर देखते हुए, अथर्व मगर तुम्हारा परिवार मुझे या मेरे बेटे को पसंद नहीं करता है, तुम जानते हो ना इस बात को। तुमने कान्हा को देखा था ना,
अथर्व तुरंत जवाब देते हुए, अथैया मैंने कहा ना कि कान्हा मेरी जिम्मेदारी है और चाहे कुछ भी हो मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरूंगा। मैं हमेशा इसके साथ साये की तरह रहूंगा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि उसके ऊपर आने वाली आंच को मैं अपने ऊपर आने वाली आंच मानूंगा। अथैया अथर्व को समझाते हुए, अथर्व मगर फिर भी एक बार अपने परिवार के बारे में तो सोचो, उन्हें कैसा लगेगा जब वह मुझे दोबारा अपने घर में देखेंगे। प्लीज अथर्व हमें हमारे हाल पर छोड़ दो प्लीज। अथर्व अथैया को आईने में देखते हुए, क्या कहना चाहती हो तुम? वापिस उस औरत के पास छोड़ दूं जिसने तुम्हें भरी बारिश में खड़ा करके रखा था? उसके पास जाना चाहती हो जिसने तुम्हें तुम्हारा बेटा देने से मना कर दिया था? अथैया उसे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, यही वादा किया था ना मैंने, तो फिर आज उसे इस हालत में कैसे छोड़ दूं? बस अथैया हमारे बीच में कान्हा भी बैठा हुआ है, अब बाकी बातें हम घर चल करके करते हैं। यह बोलते ही अथर्व तुरंत रेडियो पर एक गाना बजा देता है। इस गाने को सुनते ही कान्हा और भी ज्यादा खुश हो करके उस गाने को गाने लगता है। यह देखते ही अथर्व भी उसके साथ गीत गाने लगता है। कुछ ही देर में अथर्व और कान्हा दोनों एक साथ मिल करके उस गीत को गाने लगते हैं जो गीत रेडियो पे चल रहा होता है। अथैया धीरे धीरे कई बार अथर्व की ओर देखते हुए कुछ सोचे जा रही होती है। अथैया को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसने अथर्व के लिए यह घर क्यों छोड़ा था। वह तो अथर्व को ही अपने पति का जिम्मेदार मानते थे, पर अब ऐसा क्या हुआ कि वह उसके खातिर इस घर को छोड़ करके चली गई थी। पीछे बैठी अथैया अथर्व के बारे में सोच रही होती है, वहीं आगे बैठा कान्हा कार की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहा होता है। वह रात में झिलमिलाते हुए बिल्डिंग्स को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इतने में ही कान्हा की नज़र बाहर एक ढाबे पे पड़ती है। ढाबे के बाहर बहुत भीड़ लगी होती है। उस ढाबे को देखते ही कान्हा तुरंत अथर्व की ओर देखता है और कहने लगता है, अथर्व अथर्व देखो देखो ढाबा। तभी अथैया तुरंत कार के अंदर से बाहर ढाबे की ओर देखने लगती है। रात में वह ढाबा जगमग लाइटों से जगमगा रहा होता है। बाहर बहुत सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी अथर्व तुरंत कान्हा से कहने लगता है, हाँ चैंप मैंने देख लिया है, बस ब्रो 2 मिनट रुक। इतना बोलते ही अथर्व तुरंत अपनी कार को ढाबे के पास ला करके रोक देता है। अथर्व तुरंत कार से बाहर निकलता है और पीछे वाले दरवाजे को खोल देता है। कार का दरवाजा खुलते ही अथैया नीचे नजरें किए हुए धीरे से कार से बाहर अपना कदम रखती है। इधर ड्राइविंग सीट के पास बैठा हुआ कान्हा गुस्से से अथर्व की ओर देखने लगता है। इतने में ही अथर्व और अथैया जाने लगते हैं। तभी अथैया को एक मजाक सूझता है। भूलने का नाटक करते हुए, हम कुछ भूल रहे हैं। अथर्व ढाबे की ओर चलते हुए, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम कुछ भूले जा रहे हैं। तभी कार के अंदर बैठा कान्हा गुस्से से अथर्व और अथैया को देखते हुए कहने लगता है, कान्हा दोनों पे गुस्सा होते हुए, और तुम दोनों मुझे भूल रहे हो। मम्मा अथर्व पीछे देखो ना, तुम दोनों मुझे भूल जा रहे हो। मम्मा अथर्व को छोड़ो, आप भी मुझे भूल रहे हो। तभी अथैया मुड़ करके उसकी ओर देखती है और मुस्कुराते हुए कार के पास आकर के पहुंचती है। कार के पास आते ही अथैया तुरंत दरवाजा खोलते हुए कहने लगती है, सॉरी बच्चा, मैंने तो तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी कान्हा भी दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहने लगता है, सॉरी चैंप, मैंने भी तुझे देखा ही नहीं, चल अब जल्दी से नीचे उतर। कान्हा दोनों पे गुस्सा होते हुए, अरे मैं कोई भूत हूं क्या जो आप दोनों को दिखा ही नहीं? नहीं, अब तो मैं नीचे कदम ही नहीं रखूंगा। अथर्व कान्हा से बोलते हुए, अरे बाबा क्या चाहता है तू? तेरे सामने अब हम कान पकड़ें? हाँ, आप दोनों की यही सजा है। आप लोग भूल गए थे ना मुझे, चैंप चैंप करते रहते हैं और इतनी जल्दी भूल गए अपने चैंप को। अथर्व तुरंत कान्हा के कान पकड़ते हुए, ठीक है बाबा। कान्हा अथर्व पे गुस्सा होते हुए, अरे मेरे नहीं, खुद के कान पकड़िए, गलती आप दोनों ने की है, मैंने नहीं। तभी दोनों अपने अपने कान पकड़ करके कान्हा की ओर देखने लगते हैं। यह देखते ही कान्हा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह तुरंत कार से नीचे उतर आता है। नीचे आते साथ ही कान्हा दोनों का हाथ पकड़ लेता है। तीनों साथ में चलते हुए ढाबे के अंदर आ पहुंचते हैं। ढाबे में आते साथ ही
अथर्व तुरंत अथैया और कान्हा को चेयर पे बैठाने लगता है। अथर्व को देखते ही वेटर चलते हुए अथर्व के पास आता है और उससे ऑर्डर लेकर के चला जाता है। कुछ देर बाद उसका डिनर आता है और वह तीनों अपना डिनर करने लगते हैं। डिनर अभी चल ही रहा होता है कि तभी अथर्व की जेब में उसका फोन रिंग करने लगता है। अथर्व तुरंत अपनी जेब से अपना फोन निकाल करके नंबर देखने लगता है। तभी वह देखता है कि उसके फोन पर उसके पिता शिवराज का फोन आ रहा है। यह देखते ही वह तुरंत अथैया से कहता है, एक्सक्यूज मी। इतना कहते ही अथर्व तुरंत उठ करके ढाबे से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वह तुरंत कॉल पिक करते हुए कहता है, हाँ बोलिए, अब किस लिए फोन किया है आपने? उसे तो आपने अपने घर से निकाल दिया, क्या अब आप अपने बेटे को भी घर से निकल जाने का फरमान सुनाने वाले हैं? तभी फोन पे शिवराज की आवाज बड़े ही कड़क स्वर में सुनाई देती है, क्या बकवास किए जा रहे हो? मैंने उसे घर से नहीं निकाला, वह तो खुद ही इस घर से गई है। और यह बताओ कि मैं तुम्हें क्यों घर से बाहर निकालूंगा? तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो। अथर्व अपने पिता से कड़वे शब्द बोलते हुए, अच्छा तो फिर आपने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया है? आपको तो फर्क नहीं पड़ता है ना मेरे घर से बाहर रहने पर, तो फिर आज कैसे आपने मुझे कॉल कर दिया? शिवराज गुस्सा होते हुए, क्यों मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता क्या? अथर्व शिवराज को कहते हुए, कर सकते हैं मगर बेवजह नहीं, इस काल में भी आपका कोई मकसद छुपा हुआ होगा। शिवराज मुस्कुराते हुए, तो फिर सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है ताकि तुम उस औरत और उसके बेटे कान्हा को घर ला सको। मुझे वह दोनों अभी के अभी अपने घर में चाहिए। यह सुनते ही अथर्व को एक झटका सा लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि यह सब उसके पिता शिवराज बोल रहे हैं। तभी वह तुरंत अपने पिता से कहने लगता है, यह अचानक से आप में बदलाव कैसे पिताजी? अब तक तो आप चाहते थे कि मैं उन दोनों को उसके घर छोड़ आऊं और अब कह रहे हैं कि मैं उन दोनों को घर ले आऊं। किस लिए बोल रहे हैं आप यह सब? तुम्हें क्या करना है यह जान करके कि मैं उन्हें किस लिए बुला रहा हूं? बस इतना सोचो कि मैंने उन दोनों को घर में रहने की मंजूरी दे दी है। अब जल्द से जल्द उन दोनों को घर में लेकर के आओ। ज्यादा देर बाहर रहना उनके लिए ठीक नहीं है। तभी अथर्व फोन काटते हुए दूर ढाबे में बैठी अथैया की ओर देखने लगता है। अथैया और कान्हा मुस्कुराते हुए अपने डिनर को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं इधर ढाबे के बाहर खड़ा हुआ अथर्व यह सोच सोच करके परेशान हो रहा होता है कि आखिर उसके पिता की चाल अचानक से कैसे बदल गई। तभी अथर्व देखता है कि कान्हा ढाबे से बाहर आते हुए उसका नाम पुकार रहा है। उसकी आवाज सुनते ही अथर्व तुरंत उसके पास आकर के उसकी उंगली पकड़े हुए उसके साथ ढाबे के अंदर चला जाता है। रात के ठीक 11 बजे अथर्व, कान्हा और अथैया बंगले पे आते हैं। बंगले का गार्ड अथर्व की कार को देखते ही समझ जाता है कि यह अथर्व की कार है। वह तुरंत मेन गेट को खोल देता है। कार रफ्तार के साथ बंगले के पार्किंग की ओर बढ़ती है। इधर बंगले के अंदर शिवराज नाइट सूट पहने हुए यहां से वहां टहल रहा होता है। नीचे हाल में शिवराज और उसकी मां सरस्वती के अलावा कोई भी नहीं होता है। इतने में ही अथर्व हाल में अपने कदम रखता है। अथर्व को आते हुए देख करके शिवराज के चेहरे पर खुशी सी आने लगती है, मगर वह खुशी अचानक से गायब हो जाती है क्योंकि उसे हाल के अंदर सिर्फ अथर्व आता हुआ दिखाई दे रहा होता है। अथर्व को अकेला देख करके शिवराज को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। वह तुरंत गुस्से से उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और बोलता है, वहीं रुक जाओ अथर्व, यहाँ अकेले क्यों आए हो तुम? तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? अथैया को साथ में लेकर के आना, तो फिर वह क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? और उसका वो लंगोटा, वो क्यों नहीं आया साथ में? ढूंढने में नाकामयाब हो गए क्या? अथर्व तुरंत जवाब देते हुए, ढूंढ भी लिया है और कामयाब भी हुआ हूं। आप तो यही चाहते थे ना कि मैं अथैया मुझे कभी ना मिले ना? मुझे वह दोनों मिले हैं और मैं उन दोनों को वापस लेकर के आया हूं इस घर में। शिवराज अथर्व के आसपास देखते हुए, कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अथर्व अथैया का नाम पुकारते हुए, अथैया। अथर्व की आवाज सुनते ही अथैया अपने बेटे कान्हा की कलाई को पकड़े हुए हाल में आ पहुंचती है। उसे देखते ही शिवराज मुस्कुराने लगता है। अपने पिता के चेहरे पर आ रही मुस्कान अथर्व को बेहद अजीब सी लग रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके पिता अथैया को इस घर में देख करके इतना खुश क्यों हो रहे हैं। वह आगे कुछ समझ पाता इससे पहले ही शिवराज मुस्कुराते हुए अथैया से कहने लगता है, अथैया तुम कान्हा को अपने रूम में लेकर के जाओ, मुझे अथर्व से कुछ पर्सनल बात करनी है। जाओ लेकर के जाओ अपने बेटे को। यह सुनते ही अथैया
अथैया कान्हा की ओर देखते हुए धीरे से अथर्व की ओर देखने लगती है। तभी अथर्व धीरे से अपने सीने पे हाथ रखते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए उसे भरोसा दिलाता है कि अब सब ठीक होगा। इतने में अथैया कान्हा की कलाई पकड़ती है और सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चल पड़ती है। इधर नीचे खड़ा हुआ अथर्व अपने पिता के चेहरे पर उभरती हुई खुशियों को देख रहा होता है। आज उसका पिता बेहद खुश लग रहा होता है। अथैया के घर लौट आने से न जाने आज उसके पिता को कौन सा अमृत मिल गया है। इतने में ही वह अपने पिता शिवराज को पलटते हुए देखता है। शिवराज उसकी ओर देखते हुए अपने कदम धीरे से उसकी ओर बढ़ाता है। तभी वह अपने पिता को आता हुआ देख करके धीरे से कहने लगता है, डैड आप ठीक तो हैं? शिवराज अथर्व की ओर देखते हुए, क्यों बीमार लग रहा हूं क्या मैं? नहीं, मेरा मतलब यह है कि आप जिस लड़की को इस घर से निकालना चाहते थे, जिस लड़की को आप एक पल के लिए भी इस घर में नहीं देख सकते थे, आखिर आप अचानक से कैसे उसकी तरफ हो गए? आपने उसे घर वापस लाने को क्यों कहा? आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? आखिर चाहते क्या हैं आप? शिवराज अथर्व को बताते हुए, मेरे कमरे में चलो, वहां बताता हूं तुम्हें सब कुछ। इतना बोलते ही शिवराज चलते हुए अपने कमरे की ओर चल पड़ता है। यह देखते ही अथर्व भी अपने पिता के पीछे पीछे जाने लगता है। दोनों चलते हुए कमरे के पास आकर के पहुंचते हैं। अंदर आते ही अथर्व अपने पिता की ओर देखते हुए कहने लगता है, अब बोलिए, आप तो उस लड़की से बहुत नफरत करते थे ना, तो फिर अचानक से आप कैसे बदल गए? आखिर नफरत अचानक से कैसे बदल गई? उसे इस घर में वापस बुलाने का कुछ तो मतलब है, बोलिए ना क्यों बुलाया है आपने उसे वापस? शिवराज अपने बेटे की बातों को सुनते हुए धीरे से कुर्सी पे बैठता है। कुर्सी पे बैठते ही वह तुरंत लैपटॉप पे एक वीडियो ऑन करते हुए अपने बेटे से कहता है, शिवराज कुर्सी पे बैठते हुए, बता रहा हूँ, थोड़ा इसे तो देखो पहले, जरा ध्यान से देखना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि उस लड़की को इस घर में लाने का असल मकसद क्या है। कुछ ही देर में वीडियो ऑन होती है। वीडियो में शिवराज कुछ मीडिया वालों को सवालों के जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा होता है। बंगले के बाहर हर तरफ सिर्फ मीडिया वाले ही दिखाई दे रहे होते हैं। मीडिया वाले शिवराज से पूछ रहे होते हैं कि क्या अथैया उसके घर की बहू है, जिसे सुन करके शिवराज तुरंत जवाब देते हुए प्रेस वालों को बता रहा होता है कि अथैया उनके घर की बहू है। यह सुनते ही अथर्व तुरंत अपने पिता शिवराज की ओर देखने लगता है। शिवराज तुरंत उसे इशारे से पूरा वीडियो देखने का इशारा करता है। वीडियो में आगे वह लोग अथैया और अथर्व के इंटरव्यू की बात कर रहे होते हैं। तभी पीछे खड़ा अथर्व तुरंत समझ जाता है कि उसके पिता ने अपनी छवि को ऊपर करने के लिए अथैया को इस घर में बुलाया है। इतने में ही शिवराज तुरंत वीडियो रोकता है और उठते हुए अपने बेटे से कहने लगता है, जानते हो, किसी ने इन मीडिया वालों को यह झूठी खबर दी है कि अथैया इस घर की बहू है। मैंने उसके और तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। अथर्व तुरंत अपने पिता से, तो फिर आपने मीडिया वालों को बोला क्यों नहीं कि यह खबर सिर्फ एक अफवाह है, अथैया और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है? बोला क्यों नहीं आपने? इसलिए क्योंकि आपके झूठे रिश्ते से उन्हें फायदा है, इतना फायदा जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, हर तरफ लोग तारीफ कर रहे हैं मिस्टर शिवराज की। लोगों को लग रहा है कि उन्होंने आपके और अथैया के रिश्ते को मंजूरी दे करके बहुत अच्छा काम किया है। एक विधवा को परिवार और एक बेटे को पिता दिया है, इसलिए हर तरफ उनकी तारीफें हो रही हैं। इतना ही नहीं, मीडिया प्लस टीवी तो अथैया और आपके इंटरव्यू के लिए भी मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार है शिवराज जी को। शिवराज तुरंत कंधे पे हाथ रखते हुए, सोचो अथर्व, सोचो, जो मुकाम पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, वह मुकाम तुम्हें सिर्फ एक शादी करके मिल रहा है, वह भी झूठी शादी जो हकीकत कभी हुई ही नहीं। मगर हाँ, मीडिया वालों के दिमाग में जरूर है, इसलिए तुम्हें अथैया के साथ मीडिया वालों को इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि यह लाखों की बात है। अथर्व तुरंत अपने पिता को देखते हुए, क्या मतलब आप अभी भी सिर्फ पैसे के लिए ही यह सब कर रहे हैं? मुझे लग ही रहा था कि आपने किसी ना किसी वजह से ही उस बेचारी को घर वापस आने की मंजूरी दी होगी। शिवराज अपने बेटे अथर्व को समझाते हुए, समझ गए ना कि मैंने तुम्हें वापस लाने के लिए क्यों कहा था अथैया को? अब सुनो, उस लड़की को समझा दो कि अब से 2 दिन बाद उसका और तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है। मीडिया प्लस वाले बहुत जल्द तुम दोनों को बुलाने वाले हैं, इसलिए हस्बैंड वाइफ की तरह दिखावा करना उनके सामने, समझ रहे हो ना? यह बात उस लड़की
को भी समझा दो। इधर अथैया रूम में बैठी अपने बेटे कान्हा को सुला रही होती है। इतने में वह अथर्व को रूम के अंदर आता हुआ देखती है। अथर्व बेहद ही परेशान और थका हुआ लग रहा होता है। वह देखती है कि अथर्व चुपचाप उसके सामने वाली कुर्सी पे आकर के बैठ जाता है, पर वह उससे कुछ भी नहीं बोल रहा है। उसके ओंठ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वह कुछ पूछने के लिए तड़प रहे हो। अथर्व कभी इधर तो कभी उधर देख रहा होता है। अथैया पलंग पे बैठी अथर्व को बेचैन आंखों को समझ पा रही होती है। इतने में ही अथैया उसकी आंखों की ओर देखते हुए कहने लगती है, कुछ पूछना चाहते हो? बोलो अथर्व, कुछ बात करनी है तुम्हें। अथर्व कान्हा को देख करके धीरे से बोलता है, ओह हाँ, कुछ बात करनी है, मगर इधर कैसे? अथर्व इशारे से बता देता है कि वह यहाँ बात नहीं कर सकता है, क्योंकि कमरे के अंदर कान्हा गहरी नींद में सो रहा है और वह उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता है। अथैया धीरे से उसे बाहर जाने का इशारा करती है। अथर्व रूम से बाहर की ओर चला जाता है। कुछ ही देर में कमरे से बाहर आते हुए अथैया उससे कहती है, हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? अथैया, दरअसल जब तुम और मैं घर पर नहीं थे तो हाँ, तो क्या हुआ उस समय? दरअसल जब हम सब बाहर थे उस समय घर पर मीडिया वाले आए थे। मीडिया वालों को किसी ने इन्फॉर्म किया है कि तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम और मैं एक साथ इस बंगले में रहते हैं। मगर यह तो झूठ है। अथर्व, तुम्हारे घर वापस आने से देखा एक नई कहानी बना ली इन मीडिया वालों ने। यह मीडिया वाले शायद हमें कभी जीने ही नहीं देंगे। अथैया, इन सब के बीच डैड की इमेज लोगों के सामने लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को लग रहा है कि डैड ने तुम्हारी और मेरी शादी सीक्रेट तरीके से करवाई है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक औरत को परिवार दिया है और एक बच्चे को उसका पिता यानी कि मैं जानता हूं कि यह सब गलत है, मगर इससे उनका नाम बन रहा है और वह चाहते हैं कि उनका नाम ऐसे ही रहे जैसा अब लोग उन्हें बना रहे हैं। अथैया तुरंत अथर्व से कहते हुए, मतलब लोग मुझे तुम्हारी वाइफ समझ रहे हैं तो उन्हें समझने दूं? नहीं अथर्व, लोगों को समझाना होगा कि वह जो कुछ भी सुन रहे हैं, देख रहे हो, वह सब झूठ है और कुछ नहीं। हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अथर्व अथैया की ओर देखते हुए, अथैया, लोगों को लग रहा है कि तुम इस घर की बहू हो और कान्हा पोता है। अगर यह लग रहा है तो इसमें क्या बुरा है? इसमें तुम्हारे बेटे को इस घर का पूरा नाम मिलेगा। सोचो अथैया, अब तक सिर्फ मैं था, मगर अब यह पूरा परिवार उसके साथ होगा। भले यह लोग झूठा रिश्ता निभाएंगे, मगर तुम्हारे बेटे के हमसाया भी बनेंगे, क्योंकि डैड ने कल शाम भरी मीडिया के सामने तुम्हें बहू माना है और कान्हा को पोता। अथैया अथर्व की ओर गुस्से से देखते हुए, क्या अपनी बनती हुई इमेज को बचाने के लिए उन्होंने भी उस झूठ को सच का मुखौटा पहना दिया और मीडिया वालों बातों में हाँ मिला रहे हैं। मीडिया ने हमारे घर वालों का इंटरव्यू तो ले लिया है, मगर अब वह तुम्हारा और मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। पता है कि मैं क्या चाहता हूं? यही कि तुम भी इस झूठ को मीडिया के सामने सच बताओ, ताकि हम कान्हा की जिंदगी को एक साथ संवार सकें। डैड अपनी इमेज को बचाने के लिए इस झूठ को सच बताएंगे और हम इस झूठ को सच सिर्फ कान्हा के लिए बताएंगे। अथैया अथर्व की ओर देखते हुए, मगर मुझे यह सब ठीक नहीं लगता है। सॉरी, मगर मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। इतना बोलते ही अथैया तुरंत दरवाजा खोल करके रूम के अंदर जाने लगती है। वह रूम में जाने ही वाली होती है कि इसी बीच में अथर्व उसकी कलाई पकड़ करके उसे रूम से बाहर अपनी ओर खींच लेता है और कहता है, अथैया, क्या तुम अपने बेटे के लिए यह झूठा रिश्ता नहीं निभा सकती? हम दोनों कौन सा हकीकत में पति पत्नी हैं? वह तो सिर्फ एक तुम्हें नाटक करना है उन मीडिया वालों के सामने। करना क्या है? सिर्फ सिंदूर लगाना है और सुहागन होने का नाटक करना है, बस। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती हो कान्हा के लिए? अथर्व, तुम यह बात अच्छे से जानते हो कि मैं एक विधवा हूं। मैं सुहागन वाले कपड़े या सुहागन की तरह नहीं रह सकती, इसलिए प्लीज मेरा हाथ छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। कान्हा रूम में अकेला है, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। इतने में अथर्व धीरे से उसके और करीब आता है। उसे अपने करीब आते हुए देख करके अथैया धीरे से अपने कदम पीछे की ओर करने लगती है। तभी अथर्व धीरे से अथैया की आंखों को देखते हुए कहता है, कान्हा की चिंता है ना तुम्हें? पता है, मुझे भी उसी की
चिंता है, इसलिए इस नाटक को करने के लिए कह रहा हूं। अगर तुमने लोगों को यह बताया कि यह सब झूठ है तो लोग तुम्हारे ऊपर सवालों की तीर मारना शुरू कर देंगे। तुम इस घर में फिर क्यों हो, किस लिए हो? इस तरह के हजारों सवाल की बौछार तुम्हारे ऊपर की जाएगी। प्लीज अथैया, समझो मेरी बात को। इतने में ही अथैया को रूम के अंदर से कान्हा की आवाज सुनाई देने लगती है। उस आवाज को सुनते ही अथर्व धीरे से अथैया का हाथ छोड़ देता है। अथैया तुरंत रूम के दरवाजे को खोलती है और रूम के अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाने के कुछ देर बाद अथर्व भी रूम में आ जाता है। रूम के अंदर जाते ही वह अथैया और कान्हा को देखता है। अथैया कान्हा के सीने पे हाथ रखे हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं अथर्व धीरे से उसके सोफे पे आकर के लेट जाता है। कुछ ही समय बाद वह देखता है कि अथैया और कान्हा की आंखें बंद हो गई हैं। उन दोनों को गहरी नींद में देख करके अथर्व तुरंत एक चादर अलमारी से बाहर निकालता है और उन दोनों माँ बेटे के ऊपर ओढ़ा देता है। कुछ ही समय बाद अथर्व भी अपने सोफे पे आकर के गहरी नींद में सो जाता है। अगले दिन सवेरा होते ही अथर्व तुरंत अथैया और कान्हा के सामने एक लिफाफा लेकर के खड़ा हुआ दोनों को देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अथैया और कान्हा दोनों हाथ पे हाथ डाले हुए गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इतने में ही कान्हा तुरंत अथर्व की ओर करवट लेता है और एक जोर की। वहीं दूसरी तरफ अथैया और कान्हा दोनों हाथ में हाथ डाले हुए गहरी नींद में सो जा रहे होते हैं। इतने में ही कान्हा तुरंत अथर्व की ओर करवट लेता है और एक जोर की लात अथर्व के पेट पे दे मारता है। पैर लगते ही अथर्व जोर से चीख मारता है और अपने पेट पकड़ करके फर्श पे लेट जाता है। अथर्व की आवाज सुनते ही अथैया तुरंत उठ करके बैठ जाती है। वह उठते ही अपने आसपास देखने लगती है। तभी अचानक से उसे अथर्व पलंग के पास फर्श पे लेटा हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही अथैया उठ करके खड़े होते हुए अथर्व से कहने लगती है, अरे अथर्व, तुम नागिन डांस क्यों कर रहे हो? यहाँ वहां क्यों लोटपोट हुए जा रहे हो? क्या हुआ? यह सवाल जवाब बाद में करना, पहले मुझे अपना हाथ दो। क्यों, हुआ क्या है? अरे बाबा, सब बताऊंगा, पहले अपना हाथ तो दो मुझे, फिर बताऊंगा कि मैं नागिन डांस क्यों कर रहा हूँ। यह सुनते ही अथैया तुरंत उसे अपना हाथ देती है। अथर्व तुरंत उसके हाथ को पकड़ करके उठ के खड़ा होने लगता है। तभी अथैया भी अचानक से स्लिप हो करके उल्टा अथर्व के ऊपर गिर पड़ती है। अथैया के उसके ऊपर गिरते ही अथर्व और ज्यादा जोर से चीख उठता है, क्योंकि उसके पेट में और भी ज्यादा जोर से दर्द उमड़ उठता है। उसकी चीख को सुनते ही कान्हा तुरंत जाग उठता है। वह उठते ही अपनी माँ और अथर्व को पुकारने लगता है। इधर अथैया तुरंत उसके ऊपर से हट जाती है। तभी अथर्व धीरे से पलंग को पकड़ते हुए उठने की कोशिश करने लगता है। अथर्व को उठता हुआ देख करके कान्हा समझ जाता है कि अथर्व नीचे फर्श पे था। तभी उसको उठता हुआ देख करके कान्हा तुरंत कहने लगता है, अरे आप नीचे नागिन डांस क्यों कर रहे हो? अथर्व दोनों को देखते हुए, मतलब दोनों माँ बेटे को मैं नागिन डांस करते हुए ही दिखाई दे रहा हूँ। अब सुन लो दोनों ध्यान से कि मेरे पेट पे इस कान्हा ने लात मारी थी, जिस वजह से मैं नीचे फर्श पे जा करके गिरा था। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो अथर्व? मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझ में इतना दम कहाँ है कि मैं सोते हुए किसी को लात मारूं। भाई तू लात भी मारता है, वह भी जोरों से। सपने में ना जाने कौन से घोड़े दौड़ा रहा होता है भाई तू। सॉरी अथर्व, सॉरी, मुझे नहीं पता कि वह घोड़ा असल में आप थे। अथर्व तुरंत अच्छे से खड़े होते हुए, कोई बात नहीं, अब यह सुनो कि मैं तुम दोनों के सामने क्यों खड़ा हुआ था। पता है, सुबह से इंतजार कर रहा था कि तुम दोनों कब उठोगे और कब मैं तुम दोनों को यह खुशखबरी सुनाऊंगा। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? वह हमारे कान्हा का एडमिशन राइजिंग किड्स में पक्का हो गया है। अब हमारे कान्हा को सिर्फ कुछ एग्जाम्स देने होंगे, उसके बाद वह हमारे कान्हा को तुरंत अपने स्कूल में ले लेंगे। कान्हा मुस्कुराते हुए, क्या सच्ची? अथर्व, हाँ सच्ची मुच्ची। कान्हा यह सुनते ही तुरंत उसके गले लग जाता है। अथर्व भी अपने दर्द को भुला करके उसकी खुशियों में शामिल हो जाता है। वहीं उन दोनों के पास खड़ी हुई अथैया मुस्कुराते हुए दोनों को देखने लगती है। दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा करीब थे जैसे कि वह हमेशा से ही एक दूसरे के करीब रहे हों। तभी अथैया धीरे से अपने बेटे कान्हा के सिर पर हाथ फेरने लगती है। अगला दिन होते ही अथर्व, अथैया और कान्हा चल पड़ते हैं मीडिया प्लस के स्टूडियो पहुंचते ही वहां खड़े हुए गार्ड्स तुरंत अथैया और कान्हा को देखते ही समझ जाते हैं कि आज उन दोनों का इंटरव्यू उनके स्टूडियो में होने वाला है। अथैया और अथर्व को देखते ही वह गार्ड्स उन्हें स्टूडियो के अंदर लेकर के जाने लगता है। कार से नीचे उतरते ही अथर्व तुरंत आवाज लगाते हुए कान्हा को बुलाने लगता है। अथर्व की
आवाज सुनते ही कान्हा तुरंत कार से बाहर निकल आता है। कान्हा बाहर आते ही मुस्कुराते हुए अथर्व की उंगली पकड़ लेता है। यह देख करके अथैया अपने बेटे और अथर्व को मुस्कुराते हुए देख करके धीरे से कान्हा के बालों में उंगलियां फेरने लगती है। गार्ड्स उन तीनों को स्टूडियो के अंदर लेकर के जाता है। अंदर आते ही वह उन्हें कुर्सियों पे बैठने के लिए कहते हैं। कुछ ही देर बाद स्टूडियो के अंदर से कुछ लोग आते हैं। वह अथैया और अथर्व से स्टूडियो रूम के अंदर चलने के लिए कहने लगते हैं। अथैया, अथर्व और कान्हा तुरंत स्टूडियो के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह तीनों उठते हैं और अंदर जाने लगते हैं कि इतने में ही मीडिया प्लस का एक स्टाफ उन्हें रोकते हुए कहने लगता है, सॉरी सर, मगर बच्चों का स्टूडियो के अंदर जाना मना है। इंटरव्यू के समय वह परेशानी न क्रिएट करें, इसलिए बच्चों को स्टूडियो रूम से बाहर ही रखा जाता है। इसलिए आप प्लीज अपने बच्चे को हमारे स्टाफ के हवाले कर दीजिए, हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। इतना कहते ही वह मीडिया प्लस के स्टाफ वाले कान्हा को पकड़ने लगते हैं। यह देखते ही कान्हा तुरंत अथर्व के पैर को पकड़ लेता है। कान्हा को पैर पकड़ता हुआ देख करके अथर्व तुरंत उसकी ओर देखने लगता है। वहीं कान्हा तुरंत रोते हुए अथर्व से कहने लगता है, अथर्व, मुझे भी आपके साथ अंदर जाना है, प्लीज अथर्व, मुझे भी अंदर ले चलो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस अथर्व, प्लीज मुझे भी ले चलो, मैं यहाँ अकेला नहीं रुक सकता। आपको तो पता है ना अथर्व कि मुझे अकेले में कितना डर लगता है। यह सुनते ही अथर्व धीरे से उसके बालों पे हाथ फेरते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। कान्हा नम आंखों से अथर्व की ओर देख रहा होता है। इतने में ही अथर्व उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगता है, अरे चैंप, तुझे बाहर छोड़ कौन रहा है? मैंने या मम्मा ने कहा कि हम दोनों तुझे अंदर लेकर के नहीं जाएंगे। तू हमारे साथ आया था तो अंदर भी तू हमारे साथ ही जाएगा। हम साथ साथ हैं, समझा? कान्हा मासूमियत से, मगर यह अंकल तो मुझे आप दोनों से दूर कर रहे हैं। यह सुनते ही अथैया भी उसके करीब आ जाती है और उसके सिर पर वो हाथ फेरते हुए कहने लगती है, नहीं बच्चा, कोई आपको दूर नहीं कर रहा है। चैम, मुझसे तो तुझे दूर करना लगभग नामुमकिन है। यह अंकल तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। स्टाफ को देखते हुए बोलो, मजाक कर रहे हो ना? यह बोलते ही अथर्व सामने खड़े हुए स्टाफ के लोगों से बोलने लगता है। तभी सामने खड़ा हुआ स्टाफ में से एक आदमी अथर्व को समझाने के लिए आगे की ओर आता है और अथर्व को देखते हुए कहने लगता है, देखिए सर, हमने पहले भी आपसे कहा है कि बच्चों को अंदर जाना मना है, तो फिर आप जिद क्यों कर रहे हैं? जब हम लोगों ने आपको कह दिया कि इस बच्चे को आप हम पर छोड़ दीजिए, तो फिर आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, बच्चे को हमें दे दीजिए, हम इसे संभाल लेंगे। बच्चा इतना छोटा नहीं है कि अंदर जा करके खुरापात करेगा, अथर्व ने बोला, इसलिए इसे मैं अंदर लेकर के जाऊंगा, वरना आज का इंटरव्यू कैंसिल। जब तक मेरा कान्हा अंदर नहीं जाएगा तब तक इंटरव्यू नहीं होगा, मेरा या अथैया का, समझे आप लोग? स्टाफ तुरंत अथर्व को समझाते हुए, सर, आप तो इतनी सी बात पर गुस्सा हो रहे हैं, आपसे इतना ही तो कहा है कि कुछ समय के लिए इसे हमें दे दीजिए और आप अपना इंटरव्यू कीजिए। आपका इंटरव्यू अच्छे से हो, कोई रुकावट ना हो, इसलिए तो हम बच्चे को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, तो आप यह कहना चाहते हैं कि अंदर जा करके यह बच्चा तोड़ फोड़ करेगा, आपके कैमरे वगैरह तोड़ मरोड़ के कहीं फेंक देगा या फिर आपके स्टूडियो में आग लगा देगा ताकि इंटरव्यू अच्छे से ना हो पाए, और पूरी कोशिश करेगा रुकावटें डालने की। यही कहना चाहते हैं ना आप? अथर्व के गुस्से को देखते ही अथैया उसका हाथ पकड़ करके उसे फौरन अपनी ओर खींचते हुए कहती है, अथर्व छोड़ो, इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रहे हो तुम। कोई बात नहीं, अगर आज कान्हा हमारे साथ नहीं होगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अगर कान्हा नहीं गया तो, इसलिए प्लीज फालतू में झगड़ा मत करो। कान्हा इन सभी स्टाफ वालों के साथ एंजॉय करेगा ना मेरा बच्चा? कान्हा से पूछते हुए, नहीं नहीं नहीं, मैं भी अंदर जाऊंगा, मुझे भी अथर्व और आपका इंटरव्यू देखना है। अथर्व देखो ना, अब मम्मा भी मुझे रोक रही हैं। नहीं, कोई नहीं रोकेगा तुझे, हम तीनों साथ में अंदर जाएंगे। अगर तेरा जाना मना है तो फिर मुझे भी यह इंटरव्यू नहीं देना है। अथैया अथर्व को समझाते हुए, अथर्व, क्या बच्चे जैसी जिद कर रहे हो तुम? कान्हा कम था जो तुम भी उसकी तरह हरकतें करने लगे हो। मित्रों, क्या अथर्व का इंटरव्यू हो पाएगा? क्या अथर्व के इंटरव्यू में सभी के डाउट क्लियर हो पाएंगे? क्या अथर्व अपने प्यार का इजहार
कभी अथैया से कर पाएगा? क्या अथैया को कभी अथर्व के दिल की धड़कन सुनाई दे पाएगी? क्या अथैया कभी अथर्व के प्यार को समझ पाएगी? जानने के लिए कल सुनिए कहानी का 6वां भाग। कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।